हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल PWIT जैम एंड CSI नेट। सो रिसेंटली अभी CSI नेट जून 2025 का जो प्रोविजनल आंसर कीज़ है वो आई हैं, क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स शीट्स जो है वो रिलीज़ हुई हैं एंड डेफिनेटली अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लैरिटी हो चुकी होगी कि उन्हें दिसंबर वाला अटेम्प्ट देना है या नहीं देना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे। बट जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स जो इन फ्यूचर भी जाके CSI नेट देने वाले हैं या अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो मेजर डाउट्स हम डेली अपनी क्लासेस में देखते हैं, सुनते हैं, उन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। दैट इज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ CSI नेट। जो आप मेजरली जिन चीज़ों पर आपके डाउट्स होते हैं, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू CSI नेट, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ताकि एक कंसाइज्ड वर्जन में एक जगह पर सारे डाउट्स क्लियर आउट हो चुके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विद आर फर्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे पहले मोस्टली मेरे लाइफ साइंसेज में मेरे से पूछा जाता है। डेफिनेटली मुझे लगता है मैथ्स, फिजिक्स एंड जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो भी ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि क्या स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना ज़रूरी है, इज रीडिंग स्टैंडर्ड बुक्स नेसेसरी। तो सबसे पहले ना मोटिव समझो, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने को कहा क्यों जाता है। आप लेक्चर्स देखते हो, लेक्चर्स में आपको पढ़ाया जाता है, तो कॉन्सेप्ट तो बन गया ना क्लास में। कॉन्सेप्ट जो पढ़ाना था वो हमने पढ़ा दिया कि ये चीज़ ऐसे होती है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से करना होता है और इस तरीके से आंसर आता है। कॉन्सेप्ट आपने क्लास में देख लिया। तो अब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी क्यों है? ताकि आप एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज सीख पाओ। जब मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ या कोई भी फैकल्टी आपको क्लास में पढ़ाते हैं, जब आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, तो अगर आप लैंग्वेज देखो वो ईजिएस्ट लैंग्वेज होती है ना। ऐसी भाषा का यूज़ किया जाता है, ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है जो बिल्कुल ईजी टू अंडरस्टैंड हो। सिंप्लीफाइड वर्जन तक हम पहुंच जाते हैं, एग्जाम्पल्स आपको दिए जाते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाता है। लेकिन क्या वही ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है? नहीं। जब CSI नेट क्वेश्चन पेपर बनता है तो वहां पर जो क्वेश्चन होता है वो एक लेवल होता है लैंग्वेज का, वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है जो स्टैंडर्ड बुक्स में यूज की जाती है। तो उस क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत बार लाइफ साइंसेज में एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं बच्चों को कुछ समझाती हूँ तो मैं कि किसी चीज़ का ब्रेक डाउन हो रहा है, केमिस्ट्री वाले भी समझेंगे कि फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो अगर आप CSI नेट का क्वेश्चन पेपर देखें तो वहां पर ब्रेक डाउन वर्ड लिखा ही नहीं होगा। वहां पर ब्रेकडाउन वर्ड के लिए ऑल्टरनेटिव यूज किए जाते हैं, डिग्रेड हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो एक जो इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है जिसमें आपके कॉन्सेप्ट बना है, उसे एडवांस लेवल तक ले जाने के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। और स्टैंडर्ड बुक्स इस तरीके से नहीं पढ़नी होती कि पेज नंबर 1 से शुरू किया और पेज नंबर लास्ट तक पहुंच गए, नहीं। सिंप्लीफाइड आपको जो भी क्लास में टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उस टॉपिक को खोलो स्टैंडर्ड बुक से, और डेली बेसिस पे अगर आप 1 या 2 पेज भी पढ़ रहे हो उस स्टैंडर्ड बुक्स के, दैट वर्क्स। बस डेली बेसिस में आधा घंटा निकाल के अगर आप 1 या 2 पेज पढ़ रहे हो स्टैंडर्ड बुक्स के, दैट इज सफिशिएंट और आई कैन से मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बन गया ना। लैंग्वेज को जानना है कि अगर मैम ने बोला कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है, इस एंजाइम ने प्रोटीन का ब्रेकडाउन किया, तो जब वो एक सोफिस्टिकेटेड एडवांस लैंग्वेज में लिखा जाएगा, प्रोटीन इज डिग्रेडेड बाय दिस पर्टिकुलर एंजाइम, तो वो कैसे लिखा जाएगा। टू एनहांस योर लैंग्वेज स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी होती हैं। और वहां पर भी दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, पूरी बुक नहीं पढ़नी, जो भी डेली बेसिस पे टॉपिक कराए जा रहे हैं उनके 1 या 2 पेज पढ़ लो, वर्क्स, काम हो जाएगा। एंड डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं या दूसरे अटेम्प्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट किया है, तो आप टाइम निकाल सकते हो टू रीड अ स्टैंडर्ड बुक्स। एंड इफ यू हैव टाइम, डेफिनेटली गो फॉर रीडिंग स्टैंडर्ड बुक्स। क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड बुक सिर्फ CSI नेट के बारे में नहीं है, आगे जाके जब आप PhD में एडमिशन लोगे, रिसर्च पेपर्स पढ़ने होंगे, तो रिसर्च पेपर भी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में होता है। अगर स्टैंडर्ड लैंग्वेज आती ही नहीं है तो रिसर्च पेपर कैसे पढ़ोगे। PhD के लिए तो सबसे पहले जब कोर्स वर्क होता है तो उस टाइम पे सबसे पहले रिसर्च पेपर्स ही पढ़ने होते हैं। तो एनहांस योर वोकैबुलरी ताकि आगे जाके आप रिसर्च पेपर्स भी पढ़ पाओ, इसीलिए स्टैंडर्ड बुक्स को रीड करने को बोला जाता है।
आर 6 मंथ 3 मंथ्स इनफ फॉर प्रिपरेशन? तो ये इनफ है या नहीं है वो तो इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहली चीज जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में, जब हम बैच में भी क्लास लेते हैं या यूट्यूब पर भी लेते हैं, द क्लासेस आर टारगेटिंग CSIR नेट एग्जाम, और CSIR नेट का एग्जाम एक पैटर्न पर आता है, आपके कॉलेज का थ्योरी एग्जाम नहीं है। आपके कॉलेज का थ्योरी एग्जाम नहीं है, सेमेस्टर एग्जाम नहीं है जहां पर आपको टॉपिक दिया गया और उस टॉपिक पर आपको 4 पेज लिखने हैं, नहीं। CSIR नेट का MCQ पैटर्न का एग्जाम है जहां पर 4 स्टेटमेंट है, 4 में से एक सही है और बाकी 3 गलत हैं। डिफरेंस ऑफ पैटर्न्स, तो अगर दोनों में पैटर्न अलग अलग है, दोनों का पूछने का तरीका अलग अलग है, दोनों की स्ट्रैटेजी भी अलग अलग होगी। बच्चे जिस तरीके से अपने कोर्स को पढ़ते हैं, सेमेस्टर एग्जाम को पढ़ते हैं, उसी तरीके से CSIR नेट को पढ़ने लग जाते हैं, ऐसे क्वालिफाई नहीं होता। अगर कॉलेज की क्लास है, सेमेस्टर एग्जाम की क्लास है, उसे उस तरीके से पढ़ो, और CSIR नेट का एग्जाम है, MCQ आना है, तो उसे उस तरीके से पढ़ो, और उसमें भी कंसाइज हो जाता है जहां पर हर साल जो है टॉपिक्स रिपीट होते हैं। ये भी एक क्वेश्चन होता है, क्या टॉपिक रिपीट होता है? टॉपिक रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि जो क्वेश्चन आया था वही 2015 में आया था वही 2025 में भी आएगा, नहीं, टॉपिक रिपीट हो सकता है। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है जो पूछा जाता है। सो नाउ कमिंग बैक टू, क्या 6 महीने या 3 मंथ्स में प्रिपरेशन हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है, डिपेंड्स ऑन द स्ट्रैटेजी। और CSIR नेट के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज को रखो, तो एग्जाम क्वालिफाई होगा। सेमेस्टर एग्जाम की तरह CSIR नेट नहीं पढ़ा जा सकता और CSIR नेट की तरह सेमेस्टर एग्जाम नहीं पढ़ा जाता। दोनों अलग अलग पैटर्न्स पर काम करते हैं, दोनों की स्ट्रैटेजीज को अलग अलग करो और उस तरीके से काम करो। एंड यस, 6 मंथ्स, अगर स्ट्रैटेजी अच्छी है तो 6 मंथ्स भी इनफ है, और स्ट्रैटेजी अच्छी है तो 3 महीने भी इनफ है फॉर द प्रिपरेशन। Smartest strategy, easiest trick to qualify CSIR net is revision and PYQ practice. सबसे आसान तरीका रिवीजन एंड PYQ प्रैक्टिस। बच्चे क्या करते हैं, आज क्लास ली, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने क्लास ली और टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक को 15 दिन बाद दोबारा पढ़ेंगे, नहीं। सबसे आसान तरीका है, आपने लाइव क्लास को अटेंड किया या फिर आपने रिकॉर्डेड वर्जन देखा, योर चॉइस, जो भी आप देखते हैं, 2 घंटे आपने बैठ के क्लास देखी, क्लास खत्म होने के बाद उसी टाइम क्लास को रिवाइज करो। जितनी बार आप टॉपिक्स को रिवाइज करोगे उतनी ही अच्छा आपका टॉपिक होगा और उतने ही स्ट्रॉन्ग आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे। मैक्सिमम रिवीजन होनी चाहिए हर टॉपिक को। अगर आपने एक बार पढ़ लिया, जिस दिन आपको टॉपिक पढ़ाया गया उसी दिन उस टॉपिक को रिवाइज करो, रिवीजन शेड्यूल्स बनाओ, 3 से 4 बार रिवीजन हो जानी चाहिए बिफोर द CSIR नेट एग्जाम। PYQ प्रैक्टिस टॉप नॉच। CSIR नेट की प्रिपरेशन के टाइम पे सिर्फ PYQ CSIR नेट के नहीं करने होते, CSIR नेट से रिलेटेड भी जो सारे एग्जाम हैं उनके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितनी स्ट्रॉन्ग रिवीजन्स होंगी, जितनी बार आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा, उतना ही अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होगा। और उस कॉन्सेप्ट को कि आपको कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता, वो चेकिंग करती है PYQ। अगर आपका क्वेश्चन, बच्चे कहते हैं मैम हमें तो आता है पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, सिंपल केस, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, टॉपिक नहीं आता। अगर आता होता तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। क्वेश्चन, मैम हमें टॉपिक आता है पर क्वेश्चन गलत हो गया, नहीं आता। क्वेश्चन गलत होने का सिंपल मतलब है कि आपको उस टॉपिक पर क्लैरिटी नहीं है। आपको टॉपिक आता है या नहीं आता, उसका चेक होता है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन ठीक है मतलब टॉपिक आता है, क्वेश्चन गलत है, नहीं आता क्वेश्चन XYZ रीजन, टॉपिक नहीं आता। स्मार्टेस्ट स्ट्रैटेजी, मैक्सिमम रिवीजन, मैक्सिमम PYQ प्रैक्टिस, सिंपल एज दैट। एंड डेफिनेटली मैं बच्चों को डेली बेसिस पे ये समझाती हूँ कि टॉपिक को सिर्फ लाइव क्लास में देख लेना या रिकॉर्डेड क्लास में देख लेने का मतलब ये नहीं होता। 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। क्लास देखी, क्लास देखने के बाद उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करो, उसी दिन पर रिवाइज करो और DPP सॉल्व करो।
ये 3 स्टेप फॉलो होते हैं तो टॉपिक प्रिपेयर होता है, और उसके बाद सैटरडे संडेज को यूज करो और टॉपिक्स को रिवाइज करो। आसान है ना, बैकलॉग्स मत रखो, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस अटेंड करो और सैटरडे संडे जो मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है उसे सैटरडे संडे में रिवाइज करो। 2 रिवीजन तो एक ही हफ्ते में हो गई। सेम डे पे टॉपिक पढ़ लिया, फर्स्ट रिवीजन, सैटरडे संडे में पढ़ लिया, सेकंड रिवीजन। 3 से 4 बार पढ़नी है एग्जाम तक। अपनी टाइम मैनेजमेंट में क्लैरिटी लाओ, टाइम मैनेजमेंट पर भी जाएंगे अभी पहले। नेक्स्ट, डज क्वालिफाइंग CSIR नेट प्रोवाइड जॉब्स और PhD एडमिशंस? CSIR नेट अगर आपने क्वालिफाई किया है तो क्वालिफाई करके आपको ये पता चलता है, क्वालिफाई करने का मतलब होता है कि आपने इतनी समझदारी है कि अब आप PhD कर सकते हो, आप में इतनी समझदारी है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ले सकते हो। ये बताता है CSIR नेट का एग्जाम क्वालिफाई करने, ये बताता है कि आपके पास इतनी समझदारी है, इतनी नॉलेज है कि आप जॉब कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर की, और इतनी ही समझदारी है कि आप PhD एडमिशन ले सकते हो। ये आपको जॉब नहीं देगा, ये इसने बता दिया, इसने आपको इंस्टीट्यूट्स को, आपके CSIR नेट का जो सर्टिफिकेट है वो ये बताता है इंस्टीट्यूट को कि भाई ये बच्चा समझदार है। उसके बाद इंस्टीट्यूट्स आपके इंटरव्यूज लेंगे एंड फिर आपको जॉब्स या फिर एडमिशन मिलेगा। गोज दैट वे, ठीक है। जैसे हर तरीके से हर इंस्टीट्यूट में अलग अलग लैब्स होती है ना, तो हर इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट से अलग अलग जो है वो चीजें एक्सपेक्ट करता है, तो हम ये कह सकते हैं। तो एक जर्नल लेवल पर आपने CSIR नेट क्वालिफाई कर लिया, मतलब आपको बेसिक नॉलेज है। अब उस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग आपको नॉलेज है या नहीं है वो उस इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू बताएगा। तो बेसिक नॉलेज, CSIR नेट क्वालिफाई का मतलब है आपके पास एक बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज है। अब उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग है या नहीं है वो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का जब इंटरव्यू होगा तो पता चलेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपके एडमिशंस होते हैं या फिर आपको जॉब्स मिलती हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। एग्जाम्स अदर देन CSIR नेट, तो मैं ये एग्जाम बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू लाइफ साइंसेज, जो भी रिस्पेक्टिव बच्चे हैं उनको पता होगा। तो अब CSIR नेट के साथ आइसर का एग्जाम दे सकते हैं, ICMR का दे सकते हैं, DBT बेट का दे सकते हैं, एंड उसके साथ साथ आप लोग गेट का एग्जाम दे सकते हैं। एंड उसके अलावा कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ अपना खुद का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करती हैं जो आप लोग दे सकते हैं। एंड रिसेंटली DBT बेट जो है वो एक प्रपोजल है कि DBT बेट जो है वो CSIR नेट के साथ मर्ज हो सकता है। प्रपोजल है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, इन फ्यूचर जो होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट विद जॉब, देखो टाइम मैनेजमेंट विद जॉब हर इंसान को, जैसे आज मैं अगर आज ऑफिस आई हूँ तो मुझे पता है कि मुझे ऑफिस में सुबह इतने बजे से इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे मुझे क्लास लेनी है और इतने बजे मुझे ये पर्टिकुलर काम करना है। सबको पता होता है कि मेरा दिन क्या होने वाला है। तो सबसे आसान तरीका होता है एक दिन पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज थर्सडे है तो वेडनेसडे रात को थर्सडे का प्लानर बना लो कि थर्सडे को मुझे क्या क्या करना है, ठीक है। उसमें आप थर्सडे में ये भी नोट डाउन करो कि मेरी जो जॉब वाले हैं वो अपनी जॉब के टाइमिंग्स लिख लें, और जो कॉलेज वाले हैं वो अपनी क्लासेस के टाइम लिख लें कि कॉलेज में मेरी इतने बजे से इतने बजे तक क्लास है, ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं, ठीक है। आपने वेडनेसडे रात को लिख लिया कि थर्सडे का दिन कैसे जाने वाला है। अब आप आओ अपने शेड्यूल पर। शेड्यूल में सिंपल लिखो कि मुझे लेक्चर देखना है, लेक्चर देखना है तो कितने बजे से कितने बजे तक मुझे लेक्चर देखना है। दूसरी चीज PYQ प्रैक्टिस करनी है, तो इसमें लिखो कि कौन से PYQ प्रैक्टिस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे जून 2025 के क्वेश्चन नंबर 11 से 30 प्रैक्टिस करने हैं, तो मार्किंग करके रखो। ऐसा नहीं टाइम मिलेगा तो कर लूंगा, नहीं, लिख दिया ना। आज मेरे पास कम टाइम है, अगर मेरे पास कम टाइम है तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 से 20 करूंगा, मेरे पास टाइम ज्यादा है तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 से 30 कर लूंगा। सबको पता होता है कि मेरा दिन कैसे जाने वाला है, तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने शेड्यूल्स को चेंज कर लो। करना क्या है, डेली बेसिस पर लेक्चर देखो, PYQ प्रैक्टिस करो, DPP सॉल्व करो, एंड उसके साथ साथ स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ो। ये 4 चीजें डेली बेसिस पर करो, ये 4 चीजें जो है वो डेली बेसिस पर करो। अब किस चीज पर आप कितना टाइम लगाओगे या कितना करोगे वो अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग कर लो। आज मेरे पास मेरी जो कॉलेज की क्लासेस है वो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक है, तो मेरे पास टाइम कम है, तो मैं PYQ प्रैक्टिस जो है वो 10 क्वेश्चंस की कर पाऊंगा। मेरे पास टाइम कम है तो मैं स्टैंडर्ड बुक का 1 पेज रीड करूंगा। लेकिन आज सैटरडे है, मेरे पास बहुत सारा टाइम है, तो मैं रिवीजन भी कर लूंगा लेक्चर की,
लेक्चर की रिवीजन भी कर लूंगा, लेक्चर देख भी लूंगा, पीवाईक्यू प्रैक्टिस जो है वो मैं ज्यादा कर लूंगा, क्वेश्चन नंबर 11 से 30 डीपीपी सॉल्व कर लूंगा और स्टैंडर्ड बुक्स के 4 पेज पढ़ लूंगा। दिस इज हाउ यू वर्क। बच्चों को क्या लगता है, जब बच्चे पूछते हैं मैम डेली बेसिस पे कितनी पढ़ाई करें, डेली बेसिस पे कितनी पढ़ाई करें, ये कुछ नहीं होता। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। डेली बेसिस पे पढ़ना जरूरी है। टाइम ज्यादा है तो ज्यादा पढ़ाई करो, लेकिन ये 4 चीजें डेली करो। ये 4 चीजें डेली करो। कितनी करोगे, 2 पेज पढ़ोगे, 4 पेज पढ़ोगे, 10 क्वेश्चंस करोगे, 20 क्वेश्चंस करोगे, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर लो, लेकिन ये चारों काम डेली बेसिस पे करो। बच्चों को लगता है कंसिस्टेंसी का मतलब होता है डेली बेसिस पे 10 घंटे पढ़ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी दिन आप 10 घंटे पढ़ाई करोगे, किसी दिन आप 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाओगे। सिर्फ करना क्या है, डेली बेसिस पे पढ़ना है, वो सबसे जरूरी है। किसी दिन आप बहुत मोटिवेटेड होगे, आप पूरा दिन पढ़ाई कर सकते हो, किसी दिन आपके लिए आधा घंटा बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। करना वही है, डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है। टाइम बहुत सारा है, मोटिवेटेड हो तो बहुत सारा पढ़ो, लेकिन अगर कुछ डीमोटिवेशन है तो हाँ, और डीमोटिवेशन के लिए भी बच्चे पूछते हैं मैम आज मैं डीमोटिवेटेड हूँ, आज मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। कुछ तो ऐसा होगा जिसको करके आपको खुशी मिलती होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे हैं जो रिवाइज करके जो बहुत खुश हो जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ के बहुत खुश हो जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करके बहुत खुश हो जाते हैं। तो जिस चीज में आप बहुत अच्छे हो, चारों में से कोई तो एक ऐसी चीज होगी जिसको देख के करके आप खुश होते होगे। तो बस जिस दिन आप डिमोटिवेटेड है उस चीज पर करो। आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस, आप डिमोटिवेटेड हो लेकिन आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है, सिंपली पीवाईक्यू निकालो और 10 क्वेश्चन कर लो। वो 10 क्वेश्चन होते ही आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आपको मोटिवेशन आ जाएगा, आप पढ़ लोगे। फाइंड द सोल्यूशन, डोंट फाइंड द एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस ढूंढोगे तो एक्सक्यूजेस ही मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज ढूंढोगे तो अपॉर्चुनिटीज ही मिलेगी। सिंपल केस बता दिया, हर दिन ये 4 चीजें करनी है। एक दिन पहले रात को अपने प्लानर्स बना लो, क्या पढ़ना है, क्या करना है। रिवीजन करनी है तो रिवीजन के आगे लिख लो कि कल मुझे रिवीजन करनी है, कौन से टॉपिक की करनी है। चलो डीएनए एप्लीकेशन की करनी है तो मैंने लिख लिया कि कल मुझे रिवीजन करनी है और डीएनए एप्लीकेशन के पार्ट 1 की रिवीजन करनी है। तो इस तरीके से क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं चलो कल टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे, नहीं, टाइम निकालना पड़ेगा। और वो बता दिया कि जिस दिन बहुत बिजी हो, जिस दिन जॉब में बहुत काम है या कॉलेज में बहुत काम है, उस दिन इस वाले शेड्यूल को छोटा कर लो, लेकिन जिस दिन कॉलेज और जॉब से फ्री हो तो इस वाले शेड्यूल को बड़ा कर लो। दैट्स इट। इस तरीके से काम करते हैं। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पर डील किए। इन केस आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी वुड लव टू आंसर दैट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, वर्क हार्ड, थैंक यू सो मच।